इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी कि स्टोरेज क्लासेस और हेडर फाइल्स क्या होते हैं, उसकी थ्योरी जानी थी। और आज हम जो है जानेंगे बेसिकली कोड में, उसको हम कन्वर्ट करके देखेंगे कि वो रियल लाइफ में जब भी हम कोड करेंगे तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको। सबसे पहले स्टोरेज क्लासेस देखते हैं। तो इसके अंदर हम जितने भी स्टोरेज क्लासेस हैं, 4 स्टोरेज क्लासेस थे हमारे पास। क्या क्या थे तो वो थे ऑटो, उसके बाद दूसरा था रजिस्टर, एक और था विच इज स्टैटिक। ओके। और एक लास्ट और था विच इज एक्सटर्न। ओके। तो ये सारे के सारे स्टोरेज क्लासेस हम इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे इसे हमें यूज़ करना है। तो चलिए बेसिकली सबसे पहले तो जो बेसिक प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का वो लिख लेते हैं। तो ये बेसिक प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का। इसमें सबसे पहले देखिए, जब भी हम इस टाइप से कुछ लिखते हैं कि इंट इक्वल्स टू, मैंने लिखा इंट इक्वल्स टू 4 लिखा, तो जो भी ये वेरिएबल है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो स्टोरेज क्लासेस में जाता है। इसको मैं अगर डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊं आपको, तो लेट्स से हमारे पास कोई भी एक फंक्शन हम बना लेते हैं। तो ये बेसिकली जो फंक्शन है ये बस एक काम कर रहा है विच इज़, जो भी वेरिएबल है उसको हमने एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है और उसको प्रिंट करके उसको रिटर्न कर दिया, बस इतना सा काम किया है। और जैसे कि मैंने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो ऑटो स्टोरेज क्लास में जाते हैं। तो ऑटो की क्या प्रॉपर्टी थी कि पहला चीज़ तो ये जो भी स्कोप में होगा उसी स्कोप में ये विजिबल है, उसके बाहर ये विजिबल नहीं होगा। तो अभी जैसे ये वेरिएबल ए है तो ये वेरिएबल ए जो है ये केवल इसी फंक्शन के अंदर विजिबल होगा। तो अगर इसको मैं बाहर यूज़ करने की कोशिश करूँगा तो वो मेरे को एरर दे देगा। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूँ इस टाइप से, अगर मैं फंक्शन कॉल करूँगा और उसके बाद लेट्स से मैं यहाँ पर उस वेरिएबल को यूज़ करने की कोशिश करूँगा तो मुझे जो है एरर मिलेगा। देखिए यहीं पे वीएस कोड भी बता दे रहा है कि ये अनडिफाइंड है। तो जो भी ऑटो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप केवल फंक्शन के अंदर ही रहता है। ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी वेरिएबल्स रहते हैं अपने सी लैंग्वेज के अंदर वो सारे के सारे ऑटो क्लास के अंदर जाते हैं। अब बेसिकली आता है कि आपकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट, कि आपको रजिस्टर के अंदर अपना वेरिएबल स्टोर करना है या बेसिकली उसकी वैल्यू परसिस्ट करनी है फंक्शन के बाद भी, और उसको शेयर करना है। तो अगर ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी तो आप डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। उसके लिए आपको एक अलग से स्टोरेज क्लास की ज़रूरत है। इसलिए हमारे जो बाकी के स्टोरेज क्लासेस हैं वो बनाए गए। तो जैसे रजिस्टर है, स्टैटिक है, एक्सटर्न है, तो जितने भी
स्टोरेज क्लासेस हैं, इनको हम एक एक करके अब यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्टर का यूज़ करके देखते हैं। अब जनरली इसमें ज़्यादा कुछ इफेक्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बस एक काम करता है कि जो भी आपका वेरिएबल है उसको ये स्टोर करके रख देता है रजिस्टर में, अगर रजिस्टर का स्पेस अवेलेबल होगा तो। ओके, तो बस इतना सा रहता है, इसमें आपको कोई अलग से आउटपुट या अलग से अनोखा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें इसमें रहती हैं। तो इस प्रोग्राम को चलिए हम कंपाइल करते हैं। तो इसको यहाँ पे हमने कंपाइल किया है, देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके कि क्या कोई एरर तो हमें नहीं मिल रहा। तो देखिए यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं मिला और ये सक्सेसफुली जो है एग्जीक्यूट कर गया। और जनरली इसने हमें यहाँ पर टू बेसिकली वैल्यू दी है, बिकॉज ये फंक्शन यहाँ पर टू प्रिंट कर रहा है। तो इस पे अनोखा कुछ आउटपुट हमें नहीं मिला। बस हाँ, अगर इतना सा हुआ कि अगर ये बेसिकली रजिस्टर में स्पेस अवेलेबल होगा तो ये वेरिएबल को रजिस्टर में स्टोर कर लेगा। अब इसका आपको इफेक्ट तब देखने को मिलेगा जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उस वक्त आपके पास हज़ारों वेरिएबल्स हैं, और क्योंकि गेम में आपको काफ़ी चीज़ें लोड करनी पड़ती हैं, काफ़ी एसेट्स लोड करने पड़ते हैं, उस वक्त काम आता है स्मार्ट मेमोरी एलोकेशन। मतलब हमें मेमोरी को स्मार्टली एलोकेट करना पड़ता है, अदरवाइज हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो लैग कर करके चलेंगे। तो अगर कैरेक्टर ही लैग करके चल रहे हैं तो गेम का कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए वहाँ पे हमें कैरेक्टर को बहुत फास्ट लोड करना पड़ेगा, और फास्ट लोड करने के लिए हमें फास्ट मेमोरी एक्सेस और जो है स्टोर करनी पड़ेगी। तो उस केस में, उस यूज़ केस में आपका रजिस्टर वाला जो स्टोरेज क्लास है वो बहुत ज़्यादा मदद देती है। तो अभी आपको उसका इफेक्ट तो नहीं पता लगेगा, बट जैसे जैसे आप बड़े प्रोजेक्ट्स में जाएंगे उस वक्त आपको उसका यूज़ केस पता लगेगा कि ये काफ़ी यूज़फुल है। और इसकी बात करें स्कोप की, तो स्कोप, इसका फंक्शन स्कोप्ड रहता है, मतलब जिस भी ये स्कोप के अंदर है उसी स्कोप के अंदर ये रहता है। तो अगर मैं इस वेरिएबल को बाहर से एक्सेस करने की कोशिश भी करूं तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, मुझे एरर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई रजिस्टर के बारे में। अब हम दूसरा देखते हैं विच इज़ स्टैटिक। अब स्टैटिक बेसिकली तब यूज़फुल होता है जब लेट्स से हमारे को इसकी वैल्यू को रिटेन करना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं काउंटिंग, लेट्स अभी के लिए मैं जस्ट एक एग्जांपल मान के चल रहा हूँ कि मुझे जितनी बार भी फंक्शन कॉल हो बस वो काउंट बेसिकली मुझे प्रिंट हो जाए, बस इतना सा हो। तो उसके लिए मैंने सिंपल से हिसाब से किया हुआ है, और मैंने फंक्शन को लेट्स से दो बार कॉल किया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए कि भाई एक बार कॉल हुआ तो वन, फिर दूसरी बार कॉल हुआ तो टू। तो इस टाइप से मुझे आउटपुट चाहिए, कुछ इस टाइप से कि मुझे यहाँ पर वन चाहिए और यहाँ पर मुझे जो आउटपुट चाहिए दैट इज़ टू। तो लेट्स से कोई भी एक यूज़ केस है जिसमें ऐसा मुझे चाहिए। ओके, अब जैसे ही ऐसा होगा तो आप देखिए ध्यान से, तो आपको क्या मिलने वाला है। इसका आउटपुट आपको मिलेगा। ओके वेट, इस पे मैं न्यू लाइन कैरेक्टर डाल देता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि क्या चल रहा है। पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं और अब जो है यहाँ पर कंपाइल करते हैं। ओके, तो अब देख सकते हैं कि वन और वन तो सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी फंक्शन कॉल होता है तो एक स्टैक
अलोकेट होता है, और जब वो रिटर्न करता है तो वो जो भी स्टैक होता है उसके जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वो फिर से रीस्टार्ट करता है सेम चीज़ों के साथ। तो अब यही इशू है, और हमें इसे सॉल्व करना है कि जितनी बार भी हम इसे कॉल करें, ये उसकी वैल्यू को रिटेन करे और हमें 1 और 2 स्टेप से आउटपुट निकाल के दे। तो उस पर एक यूज़ केस आता है कि आप इसे इस तरीके से बना दीजिए कि स्टैटिक बना दीजिए, तो इसकी वैल्यू जो है वो रिटेन रहेगी आफ्टर द फंक्शन कॉल ऑल्सो। अगर अब आप इसे कंपाइल करें और इसे एग्जीक्यूट करें तो आपको देखिए इस टाइप से इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर रिटेन हो रही है, और यहाँ पर जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1 और 2। तो अगर इसे मैं एक और बार यहाँ पर कॉल कर दूँ तो अब यहाँ पर मुझे 3 मिलेगा, और कंपाइल करते हैं इसको दोबारा से तो देखिए 1 2 3 इस तरह से मिल रहा है। तो जितनी बार भी आप कॉल करेंगे इसकी वैल्यू को रिटेन करके ये वही वैल्यू यूज़ करेगा। तो स्टैटिक जो स्टोरेज क्लास है वो ये है। और हाँ, इस पर ऐसा है कि आप इसे फिर बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आ, ओके, बेसिकली इसके लिए आपको फिर इसको इधर पे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसको स्टैटिक करके बेसिकली डिफाइन करना पड़ेगा। हम आपको बता देते हैं कैसे। तो अभी देखिए मैंने बाहर से इसको बेसिकली रखा हुआ है। अब मैं इसको इजीली प्रिंट कर सकता हूँ, और ये एक तरीके से ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करेगा। और अब अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये इजीली प्रिंट भी हो जाएगा। तो इसे इसको कंपाइल करते हैं दोबारा से तो देखिए 1 2 3 4 आ रहा है। क्योंकि 4 इसलिए आ रहा है बिकॉज जब इसने यहाँ पे लास्ट फंक्शन कॉल की थी, मतलब 3 के लिए कॉल किया था, तो उस वक्त हमने ए प्लस प्लस भी कर दिया। मतलब तो ए प्लस प्लस का मतलब जैसे कि आपको पता ही है, ए इक्वस टू A+1 होता है। तो उससे क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई 1 से, और उसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 4। इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिला वो मिला 4। तो इस टाइप से चीज़ें स्टैटिक का चलता है। तो उसका स्कोप की अगर हम बात करें, तो अगर आपने उसको डिफाइन किया हुआ है इनसाइड और इनसाइड अ फंक्शन, तो वो उसी फंक्शन के अंदर विजिबल होगा, और अगर आपने बाहर डिफाइन किया हुआ है तो वो बाहर विजिबल होगा। दैट इज द थिंग। ओके, अब बात करते हैं एक्सटर्न की। अब एक्सटर्न समझने से पहले थोड़ा सा हम हेडर फाइल्स को समझ लेते हैं, क्योंकि एक्सटर्न इज शेयरिंग ऑफ वेरिएबल्स, और शेयरिंग ऑफ वेरिएबल तब तक नहीं आएगा जब तक हेडर फाइल ना समझे। तो हमने जैसे हमने बात करी थी कि हेडर फाइल्स में हम जो भी फंक्शन डिक्लेरेशन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इनम डिक्लेरेशन है, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन है, तो वो सारे के सारे हम उधर पे डिफाइन कर देते हैं। मैक्रोस हो गए या जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी डिक्लेरेशन है, वो हम हेडर फाइल्स में कर देते हैं, और फिर उसको जो है इजीली यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे होगा। मैं यहाँ पे एक हेडर फाइल बना लेता हूँ। लेट्स से स्टोर हेडर। सो कुछ स्टेप से मैंने फाइल बनाई है। अब जैसे स्टोर हेडर डॉट सी नहीं लिखेंगे इसको, इसको हम डॉट एच लिखेंगे, बिकॉज ये एक हेडर फाइल है। Okay, अब हेडर फाइल में जैसे कि मैंने बात करी थी कि
आपको जितने भी फंक्शन डिक्लेरेशन है वो डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स से कोई भी एक फंक्शन मान लेता हूँ, ऐड नाम से कोई एक फंक्शन मान लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास कोई एक फंक्शन है, इसके अंदर जो ऐड नाम का फंक्शन है जो दो वेरिएबल्स लेता है, ए और बी। ओके, अब हमने इसको यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। अब इसके लिए बेसिकली जैसे कि हमने हेडर फाइल बनाई है, तो यहाँ पे तो आपने इसका जस्ट डिक्लेरेशन लिख दिया। अब आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए भी आप कोई भी एक फाइल बना सकते हैं। लेट्स से स्टोर लिब आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो फंक्शन का कोड है वो रहेगा। अब उसके लिए आपको उस हेडर फाइल को पहले तो इंक्लूड करना पड़ेगा, जो भी आपकी हेडर फाइल है। तो हमारे पास जो हेडर फाइल थी वो थी स्टोर हेडर, ये वाली फाइल आओ। तो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर। और ओके, तो इसको इंक्लूड करने के बाद जो भी हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने भी सिंपल सा बेसिक सा एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि बस वो दोनों वेरिएबल्स को ऐड करके रिटर्न कर देता है। तो मैंने यहाँ दो फाइल्स डिफाइन की हुई है, एक स्टोर हेडर और एक स्टोर लिब डॉट सी। स्टोर हेडर के अंदर जितने भी आपके डिक्लेरेशन हैं, अब आप डिक्लेरेशन जैसे मैंने अभी तो एक फंक्शन की डिक्लेरेशन लिखी है, आप यहाँ पे एक मैक्रो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कोई भी मैक्रो हो सकता है, जैसे मैंने अभी पाई डिफाइन कर दिया। और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका फंक्शन डिक्लेरेशन हो सकती है, जैसे मैंने अभी मैक्रो यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मैक्रो हो सकता है। और स्ट्रक्चर हो सकता है, स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन हो सकती है, ई नेम की डिक्लेरेशन हो सकती है। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो हमें जो है इस पे जो है अब देखना है कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो डिक्लेरेशन तो ये हो गई और इसका डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो कोई भी एक आप फाइल उठा सकते हैं जिस पे आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। और अब फाइनली हम इसको यूज़ करेंगे। तो लेट्स से मैं इसको इस फाइल में यूज़ कर रहा हूँ, स्टोर क्लासेस डॉट सी फाइल में। तो अब यूज़ करने के लिए बस आपको एक काम करना है कि जो भी आपकी हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना है। तो मैंने उसको यहाँ पे जो है यूज़ किया। अब देखते हैं। और बेसिक सा मैं यहाँ पे उसको डायरेक्टली कॉल कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ऐड नाम से फंक्शन मैंने डायरेक्टली कॉल किया और ऑटो सजेशन में भी आ गया था। अब लेट्स से मैं यहाँ पर 2 और 7 पास कर रहा हूँ और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब देखिए, अगर मैं डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा, और वो क्यों है वो समझाऊंगा मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है। अब वो क्या एरर बोल रहा है? बेसिकली वो बोल रहा है कि ठीक है, आपने बता तो दिया हमें कि एक ऐड नाम का फंक्शन है, क्योंकि जो ये स्टोर हेडर फाइल है ये केवल डिक्लेरेशन रखती है। इस पे केवल लिखा होता है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ओके, बट ये एरर बोल रहा है कि आपने चलिए बता तो दिया कि ऐड फंक्शन है, पर इसकी डेफिनेशन कहाँ है ये तो आप बताइए, जो कि हमने बताया नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, जब भी आप कंपाइल करते हैं उस वक्त आपको दोनों फाइल देनी है। एक तो आपकी जो मेन फाइल है जो कि भी स्टोर क्लासेस है, और जो दूसरी फाइल है जिसमें आपकी डेफिनेशन लिखी है उसको भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपकी एक्चुअल डेफिनेशन है।
तो कंपाइल करते वक्त हम दोनों देंगे, तभी वो वर्क करेगा। तो देखते हैं इसको, और यहाँ पे आप आउटपुट में फाइल का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी फाइल का नाम दीजिए, कोई इशू उसमें है नहीं। तो मैं भी पुरानी फाइल का यहाँ पे सबसे नाम दे दे रहा हूँ, और जैसे आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप बिना एरर के ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि अब इसे डेफिनेशन मिल चुकी है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमें आउटपुट मिलेगा 9। और 9 कैसे मिला? तो 9 ऐसे मिला कि 2,7 पास हुआ, और वो इस डेफिनेशन के पास गया, और डेफिनेशन पे क्या हुआ, a प्लस बी हुआ, दैट इज़ 2 + 7, जो कि उसने 9 रिटर्न किया। और 9 रिटर्न होते ही उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो बेसिक सा ये कुछ था जिसमें इसने इजीली यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये था हमारा हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट, हेडर फाइल का प्रैक्टिकल, जिस पर हमने बात करी कि कैसे हमें हेडर फाइल को बनाना है, कैसे हमें हेडर फाइल को यूज़ करना है। तो जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी आप एक कन्फ्यूजन होगा आपको कि भाई लेट्स से अगर आपके पास बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं और बहुत सारे डेफिनेशन फाइल्स हैं, तो क्या आपको उस पर जीसीसी फिर इस तरीके से सारी फाइल का नाम देंगे? और हो सकता है ना कि जैसे कि आपने बहुत सारी हेडर फाइल बनाई है, जैसे हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3, और उसके लिए आपने अलग अलग डेफिनेशन फाइल बनाई है, लाइक फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, इस टाइप से। तो क्या आप इस तरीके से देते रहेंगे, फाइल 1 डॉट सी, फिर आप लिख रहे हैं फाइल 2 डॉट सी, इस तरीके से इन्फानेटली कितना भी हो सकता है वो। तो क्या इस तरीके से आप देते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये तो हम जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए देख रहे थे। जो बड़ी फाइल्स होती हैं, मतलब जहाँ पे बड़ा कोड होता है, वहाँ पे तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है कि एक चीज़ यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड बिल्ड सिस्टम। बिल्ड सिस्टम पे हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि बेसिकली ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम मल्टीपल सी फाइल्स को कंपाइल करके एक बड़े प्रोग्राम के रूप में बनाते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने गेम का एग्जांपल दिया था, जिसमें गेम इज़ नॉट अ सिंगल फाइल प्रोग्राम, वो मल्टीपल फाइल्स प्रोग्राम का एक कंसोलिडेटेड कोड कह सकते हैं। मतलब जिसका कोड मल्टीपल फाइल्स में लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि उसका कोड केवल एक फाइल में लिखा गया है, उसका कोड मल्टीपल फाइल्स में लिखा गया है, और उसको कंपाइल करके एक फाइल में, ठीक है, एक EXE में या एक एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वो चीज़ होती है यूजिंग बिल्ड सिस्टम। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बिल्ड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अब अलग अलग बिल्ड सिस्टम इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे सी मेक हो गया, और सी मेक एक बिल्ड सिस्टम, एक टूल है जिसके ज़रिए हम मल्टीपल सी फाइल्स को जोड़ करके एक सिंगल फाइल, एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स और भी हैं जो कि सिमिलर काम करते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में बाद में देखेंगे। तो ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हुआ, जिसमें हमने बात करी कि भी मल्टीपल अगर बहुत सारी फाइल्स हो जाएं तो हम उस समय बिल्ड सिस्टम का यूज़ करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सटर्न स्टोरेज क्लास की। तो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास हम कैसे जो है यूज़ करेंगे, उस पर हमें थोड़ा सा बात करनी है। तो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो उसका मैं सिंपल से एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए इसी पे एक डिफाइन कर दे रहा हूँ। लेट्स से कोई एक मैं नम नाम से डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। लेट्स से 2 मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, और
मैं उसको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं लेट्स से इसको एक्सटर्न करके यूज़ कर रहा हूँ, तो एक्सटर्न लेट्स से मैंने बोल दिया इंट नम, और लेट्स से मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से इस नम को मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, क्या आता है। ओके, लेट्स सी, इसको कंपाइल करते हैं। अब देखिए एक चीज़ आती है, जब ये आप एक्सटर्न वाला भी प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो उस वक्त आपको वो फाइल भी देनी होगी जिस पे उसका उस वेरिएबल का बेसिकली डेफिनेशन होगा। तो जैसे अभी एक्सटर्न इंट नम लिखा है, मतलब कि ये दूसरी फाइल में ये नम वाला वेरिएबल डिफाइंड है। तो वो कौन सी फाइल में डिफाइंड है वो फाइल भी आपको कंपाइलेशन के टाइम पे देनी पड़ेगी। तो जैसे कि अभी मेरे केस में स्टोर लिब फाइल है, तो कंपाइलेशन के टाइम पे मैंने स्टोर लिब फाइल को यहाँ पे दे रखा है। जैसे आप देख सकते हैं जीसीसी स्टोर लिब और स्टोरेज क्लास, स्टोर क्लास डॉट सी, दोनों को हमने यहाँ पे दे रखा है। और आप इसे कंपाइल करते हैं और इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमें इसकी वैल्यू 2 मिल रही है। तो देखिए लास्ट में आपको इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो इस तरीके से आप एक्सटर्न को भी यूज़ कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ वेरिएबल यहाँ पे हो जाता है। और ये बेसिकली अभी तो उसका आपको उतना यूज़ केस नहीं दिखेगा एक्सटर्न का, बट अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उस जगह पे आपको काफ़ी इसका यूज़ केस देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होगा उस केस में। तो हमने सारे के सारे जितने भी स्टोरेज क्लासेस थे उनको हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखा कि वो कैसे यूज़ होते हैं। और एक और चीज़ कि जैसे एक्सटर्न है, तो एक्सटर्न बेसिकली पूरी फाइल में आप यूज़ कर सकते हो कहीं भी, ये ग्लोबली रहता है। तो आप इसे पूरी फाइल में कहीं भी यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। और सिंपल सा यहाँ पर इसे आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने सारे के सारे स्टोरेज क्लासेस देखे, प्रैक्टिकली करके देखे। और जो हेडर फाइल्स है उसको भी देखा कि भाई कैसे हेडर फाइल्स वर्क करती हैं और उसको हमें कैसे कंपाइल करना है। और अगर काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हो जाती हैं तो उस केस में हम बिल्ड सिस्टम का यूज़ करेंगे, जो कि हम बाद में देखेंगे। बिल्ड सिस्टम जैसे सी मेक हो गया, तो हम वो चीज़ें प्रॉपर बाद में देखेंगे कि कैसे उसको यूज़ करना है। अभी के लिए सिंपल सा हमने यूज़ किया, नॉर्मली यूजिंग जीसीसी। ओके, तो हमने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे और बाकी के टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू।